हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेक्टिव सेशन विद 10 काउंट्स। और आज हमारे बीच मौजूद एक बहुत ही यंग और एक्सप्लोसिव बॉक्सर दीपक दागड़, जो कि अपने करियर के शुरुआती मोड़ पे है और अभी बहुत ही बेहतरीन नॉकआउट्स और बहुत ही बेहतरीन एंटरटेनमेंट हम लोग को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द इंटरेक्टिव सेशन दीपक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप बताइए। बस सर, हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं। कोविड के चलते अभी सबको प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसके साथ ही झेल रहे हैं। लेकिन एक चीज की दाद देनी पड़ेगी कि इस टफ टाइम में भी आपने अपना बॉक्सिंग रेजिम को अपने हॉल्ट पे नहीं रखा और आपने बेहतरीन नॉकआउट्स प्रोड्यूस किए। उनमें से एक नॉकआउट तो मैंने लाइव देखा दिल्ली में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस नॉकआउट की, क्योंकि आपके सामने आपके फैमिली मेंबर्स मौजूद थे, आपके दोस्त मौजूद थे। तो एक बॉक्सर के लिए वो कुछ कुछ टाइम में काफी हेक्टिक हो जाता है, काफी प्रेशर उस पर आ जाता है कि जब आपके इतने चाहने वाले आपके सामने बैठे हो और आप उनके सामने हार नहीं सकते। तो उस टाइम में, वो फाइट में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सर उस टाइम पर थोड़ा प्रेशर होता है कि भाई जो हमें सपोर्ट करते हैं वो सभी देख रहे हैं, तो उनके सामने कैसे आ रहे हैं। तो उस टाइम पर प्रेशर भी बना रहता है और कुछ ना कुछ ये भी सोच आती है कि भाई कुछ हो जाए, अब तो जीतना है बस। और वो फाइट में आप नेगेटिव इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। मतलब और, बंदा अगर सपोर्ट करने वाले हो तो उस मैच को छोड़ने की सोचता नहीं है, चाहे वो बिल्कुल हारने की उस पर रखा हो, फिर भी वो जीतने की सोचेगा। और आप लड़े थे एक मिजोरम के बॉक्सर के साथ, जिनके साथ आप पहले कभी देखे नहीं, आपको उनके गेम प्लान के बारे में उतना नहीं मालूम था। तो जब आप गेम रिंग में घुसे और जब फाइट चालू हुआ, मैं अभी भी याद कर सकता हूँ, आप बहुत ही हार्ड पंचेस लैंड कर रहे थे। और मुझे तो नहीं लग रहा था ऐसे देख के कि आप वो फाइट को डिसीजन तक ले जाना चाहते थे, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि आप नॉकआउट ही चाह रहे थे, क्योंकि आप डायरेक्टली हेल्ड बॉडी शॉट्स, क्लीन शॉट्स मार रहे थे। तो आपका क्या गेम प्लान था घुसने के टाइम में? क्या आपने ये सोच के रखा था कि मुझे नॉकआउट से ही जीतना है, या फिर आपने वो रिंग के अंदर जाके आपने फिगर आउट किया कि या मुझे नॉकआउट मिल सकता है? एक्चुअली सर, मैंने जो हमारे अकेडमी में और बच्चे हैं जो प्रो खेलते हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि इसमें ज्यादातर नॉकआउट होते हैं। नॉकआउट की मतलब ज्यादा वो रहती है कि नॉकआउट हो सकते हैं। और मैं मेरे को बोलते कि पावर ज्यादा है, तो मैं भी सोच रहा था कि नॉकआउट से खेलूं। तब जब तक मेरे मैच से पहले जितने मैच हुए थे उनमें से मैंने देखा किसी ने भी नॉकआउट नहीं किया था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसको नॉकआउट ही कर दूं। और वो एक और सिर्फ वही नॉर्मल नॉकआउट नहीं था सर, वो एक हाईलाइट रील नॉकआउट था, क्योंकि आपका ओपोनेंट उठ नहीं पा रहे थे आपके पंच पड़ने के बाद। बहुत देर तक वो कॉन्कस थे। तो ये विन हासिल करने के बाद अपने एक बहुत ही बेहतरीन फाइट्स में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्या आपके आगे वाले फ्यूचर में आप कैसे फाइट्स लड़ेंगे, या फिर आपका सामने का क्या प्लान था उस नॉकआउट के बाद? सर, इससे अब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा बूस्ट अप हुआ है। इस इस नॉकआउट के बाद मैं इंटर कॉलेज भी खेला हूँ, जिसमें मुझे वो गोल्ड मेडल मिला था। वो इसी की वजह से ही मिला था, क्योंकि इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस लेवल अप हुआ था। पहले मैं रिंग पर चढ़ता था तो डरता था थोड़ा सा, एजिटेशन होती रहती थी। बट अब कुछ नहीं होता, अब इतना ज्यादा कुछ नहीं होता। तो दीपक, जैसे आपने इंटर कॉलेज कंपटीशन खेला है, आपने स्पारिंग की है जिम्स में, आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग भी अभी कर लिया है। तो ये जो ट्रांजिशन होता है, जैसे कि आप जब इंटर कॉलेज या फिर आप जब एमेचर से प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आते हो, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। आपका शेड्यूल चेंज हो जाता है, आपका ट्रेनिंग रेजिम चेंज हो जाता है। तो एज अ बॉक्सर आपको क्या क्या चेंजेस का सामना करना पड़ा जब आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आपने एंटर किया? सर प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक तो ये 4 राउंड की बॉक्सिंग होती है। अभी मैंने जो की है वो तो 4 राउंड की है, तो इसमें थोड़ा स्टेमिना ज्यादा चाहिए होता है। बॉडी को मजबूत भी करना पड़ता है क्योंकि हार्ड हिट लगती है इसमें ज्यादातर। सर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में थोड़ा स्पीडी गेम ज्यादा है। वो 3 राउंड की होती, तो ये हमारे कोच साहब करते हैं, वही हमें दोनों का शेड्यूल देखकर उन्हीं उन्हीं के हिसाब से प्रैक्टिस करवाते हैं। और
ये और आपने अभी कॉलेज ईयर में भी आपने काफी एक्सपीरियंस गैदर कर लिया, आपने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में खेला है, आपने इंटर कॉलेज चैंपियनशिप खेला, आपने मेडल भी हासिल किया है। तो जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉक्सिंग इवेंट्स में जाते हो, प्रोफेशनल इवेंट्स, कॉलेज इवेंट्स, तो ये जो आप अपने आप को डिफरेंट सिचुएशंस में डालते रहते हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स में डालते रहते हैं, तो इससे क्या आपको लगता है कि आपको फायदा होता है आपके बॉक्सिंग में, या फिर आपको लगता है कि आपको ऊपर प्रेशर आता है, या फिर आपका रेजिम इतना चेंज होता है कि आपको दिक्कत होता है? तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं सर, प्रेशर तो ऐसा कुछ नहीं है, इससे उल्टा एक्सपीरियंस मिलता है। जितने भी नए बॉक्सर्स के साथ खेलते हैं तो हर एक के गेम के बारे में पता चलता है, किस बॉक्सर के साथ कैसे खेला जाता है, कैसे क्या प्लानिंग की जाती है, इन सब का पता चलता रहता है सर। और अभी मैं आपसे कुछ हटके सवाल पूछूंगा, जैसे कि आपके फैमिली के बारे में। ऑब्वियसली बॉक्सिंग एक डेंजरस स्पोर्ट है, डेडली स्पोर्ट है, और ये तो जाहिर सी बात है कि आपकी फैमिली में आपके सिस्टर्स, आपके मदर सब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट को लेके। लेकिन ये एक बहुत डेंजरस स्पोर्ट है, तो आपने जब पहली बार सोचा था कि मुझे प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है, तो उनका रिएक्शन कैसा था, और उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया, या फिर उनका क्या कहा उन्होंने? सर पहले तो घर वाले मना ही करते थे कि बॉक्सिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है। फिर मेरा स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो जो मेरे कोच साहब राजीव सर, वो हमारे गांव के ही है, तो मैंने इन्हीं के यहीं से स्टार्ट किया था और इन्हीं के पास ही करता हूँ। तब फिर धीरे धीरे घर वालों को देखने, मेरे मैचेस भी देखे घर वालों ने, तो अब तो सपोर्ट ही करते हैं। उनको पता है कि भाई बंदा अपने हिसाब से खेलता है तो इतनी ज्यादा इंजरी नहीं होती। तो क्योंकि जैसा मेरे आपने, पापा खुद हाँ, खुद भी एक प्लेयर थे, रेसलर थे, वो नेशनल चैंपियन रहे हैं, वो भी खुद प्लेयर रह चुके हैं। तो जैसे आप एक फैमिली से आते हैं जहाँ पे रेसलिंग का ऑलरेडी रूट्स था, तो आपने रेसलिंग और बॉक्सिंग दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बैट है। रेसलिंग में आपको ग्राउंड में जाना पड़ता है, आप टेक डाउन कर सकते हैं, बॉक्सिंग इज प्योरली स्ट्राइकिंग। तो आपने, आपको क्या लगता है, बीइंग ऑब्वियस आप बीइंग अ बॉक्सर, आपको दोनों साइड्स ही पता होते हैं स्पोर्ट के, लेकिन हम एमएमए वर्ल्ड में या फिर कॉम्बैट वर्ल्ड में बहुत बार ये बारी सुनते हैं कि रेसलर्स लोग कहते हैं कि वो लोग ज्यादा ताकतवर होते हैं, या फिर एक फाइट में अगर स्ट्रीट फाइट होता है तो रेसलर को ज्यादा डोमिनेट, मतलब पावर या अपॉर्चुनिटी मिलता है, या फिर बॉक्सर्स लोग काउंटर करते हैं, ऑब्वियसली वो कहते हैं कि नहीं, स्ट्राइकिंग में ज्यादा पावरफुल है। तो आपके फैमिली में दोनों चीजें ही हो चुकी है, तो आपको, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को, रेसलर वर्सेस बॉक्सर, एक स्ट्रीट फाइट में आपको क्या लगता है किसको ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है? सर एडवांटेज तो पहले मैं रेसलिंग के लिए ही पूछा था मैंने घर वालों, तो रेसलिंग की मेरे को बिल्कुल साफ मना कर दी थी। पापा खुद भी प्लेयर थे, वो भी मना ही कर रहे थे कि रेसलिंग नहीं करनी है। तो फिर ट्वेल्थ क्लास में हो रखा था मैं, तब मैंने बोला था कि मुझे स्पोर्ट्स में डाल दो, तो तब मेरे को यहाँ बॉक्सिंग में डाला था। तो और अभी और आपको, फिर तो अभी हाँ आपको जी सर। आपका बॉक्सिंग करियर भी अभी एक अच्छा मोड़ पे आ गया है। तो क्या आप चाहेंगे कि आप फ्यूचर में आके कभी ट्रांजिशन करें, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में बहुत सारे बॉक्सर्स मार्शल आर्ट्स में जा रहे हैं, या फिर मार्शल आर्टिस्ट बॉक्सिंग रिंग में जा रहे हैं, तो क्या अपने आप को आप कभी फ्यूचर में देखते हैं कि आप भी कोई और टाइप ऑफ कॉम्बैट ट्राई करेंगे, या फिर आपको लगता है कि आप बॉक्सिंग में ही फिट है और आप बॉक्सिंग में ही कंटिन्यू करना चाहिए? नहीं नहीं सर, जिस जिस गेम से बनते हैं तो उसी गेम में ही रहना चाहिए। अब अलग में जाएंगे तो प्रॉब्लम्स भी आएगी। और तो अभी मैं तो, तो सर बॉक्सिंग में ही रहना चाहूंगा। दीपक, अभी आपका करियर का एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत मिला है, आपको बहुत लोग आपके पावर्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपके स्किल्स को एक्नॉलेज कर रहे हैं, और अभी आप वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्सिंग एकेडमी राजीव जी के अंडर में हैं। तो आगे का क्या प्लान है फ्यूचर में, आप कैसे अपना फ्यूचर बॉक्सिंग का करियर देखती है, या फिर कोई अगर फाइट्स आपके पास है अभी रिसेंटली तो? सर अभी तो कोविड का टाइम चला हुआ था, तो अभी तो इतना कुछ है नहीं। बाकी अब तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे तो मैचेस मिलने स्टार्ट होंगे। अभी मेरी लुका के साथ फाइट हुई थी, तो वहां भी मुझे मैच के लिए बोला गया था। तो अभी वो मैच मिलने के बाद मेरी फाइट होगी प्रो की। और एक अभी रिसेंटली जलंधर में भी हो रहा था मेरा मैच, ड्यू टू कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया था।
तो जैसा आपने कहा कि कोविड के चलते अभी बहुत ही दिक्कतें हो रही है, इवेंट्स कैंसिल हो जा रहे हैं। जब पहली बार लॉकडाउन लगा 2020 में आई गेस, तब तो जिम्स भी बंद थे, सब कुछ प्रोटोकॉल सब मानना पड़ा था, आप घर से भी नहीं निकल सकते थे। तो बॉक्सिंग को कंटिन्यू रखना उस टाइम में आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो गया था? और आप कैसे अपने आप को कंट्रोल किए? सर एक्चुअली मेरे जो कोच साहब है वो है मेरे गांव के ही, तो मैं उन्हीं के पास जाकर कर लेता था, वो मेरी करवाते रहते कंटिन्यू, तो मेरी बॉक्सिंग कंटिन्यू चलती रहती थी। तो आपने अपने बॉक्सिंग ट्रेनिंग को कभी बंद नहीं किया, और उसका रिजल्ट भी हम लोग को दिखा, जैसे कि द्वारका इवेंट में आपने इतना अच्छा हाईलाइटेड नॉकआउट किया। तो उसके बाद आपके कोच ने क्या किया? वो फाइट के बाद राजीव जी से आपने किया बात हुई, और उन्होंने क्या कहा आपके परफॉर्मेंस के बारे में? सर उन्होंने उन्होंने कहा, उनका तो आशीर्वाद ही बहुत है सर, उनका साथ मिल जाए वही बहुत है सर। और वो जाहिर सी बात है कि आप अपने करियर का डिसीजंस आप उनसे शेयर करते हो, तो स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट आपको क्या लगता है कि एक टाइटल के लिए लड़ने के लिए आप कितने दूरी पे है कि आप एक टाइटल के लिए रन कर सकते हैं? टाइटल सर, टाइटल तो अभी सर 2-4 मैच के बाद शायद से ही मैं कर सकता हूँ। तो आपको लगता है कि आप टाइटल के ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक है? अगर आपको टाइटल की बात हाँ किया जाए, सर। तो आप कौन सा टाइटल के लिए लड़ना चाहेंगे? क्या आप इंडियन डोमेन में पहले आप इंडियन टाइटल्स के लिए लड़ना चाहेंगे, या फिर आप सीधा डब्ल्यूबीसी कॉन्टिनेंटल या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए लड़ना चाहेंगे? सर वो तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना सर। वैसे दीपक, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ। इंडियन बॉक्सिंग सिनेरियो अभी भी बहुत सारे डिफिकल्टीज से जाते हैं। जैसे अभी भी हम लोग के पास मेडिकल, बॉक्सर्स के लिए एडिक्वेट मेडिकल नहीं होता है, सब इवेंट्स में नहीं रहता है मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स। और अभी भी कहीं ना कहीं हम लोग यूएस या यूके से काफी पीछे है बॉक्सिंग डोमेन में। तो आप जब एक उभरते हुए बॉक्सर है, आपको क्या लगता है कि इंडियन बॉक्सिंग के मैनेजमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट्स लाना चाहिए, ताकि आप जैसे बॉक्सर्स को और ज्यादा बेटर आउटकम मिले, या फिर और ज्यादा बॉक्सर्स ये गेम में आने के लिए अपना साहस दिखाए? सर सबसे बड़ी बात होती है बॉक्सर को सपोर्ट करना। हमारे इंडिया में इतना ज्यादा स्पोर्ट्स को महत्व नहीं देते, तो अगर हर हर खिलाड़ी को सपोर्ट किया जाए तो आप बहुत आगे तक जा सकता है। और जिस चीज में उसका इंटरेस्ट हो उसी चीज में किया जाए तो बहुत बेस्ट होता हो। और बाहर देशों में सर मैंने कई बॉक्सर्स का इंटरव्यू देखा है, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने पहले बहुत गेम में ट्राई किया होता है, फिर उनमें से जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है वो उसी गेम में जाते हैं और उसी में हार्ड वर्क करते हैं। तो बाहर जैसे ये एक्सपोजर है, मीडिया एक्सपोजर है, हेल्थ इंश्योरेंसेस है, बहुत सारे फैक्टर्स है। तो जैसे आप एक ऐसे स्पोर्ट में है जिसपे लाइफ रिस्क रहता है, बॉक्सिंग में जब आप 8 आउंस 10 आउंस ग्लव्स पहन के किसी के सर पे हिट करते हो, ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं। तो ये एक बहुत ही डेडली स्पोर्ट है जहाँ पे आप अपने लाइफ को रिस्क कर रहे हो। तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि इंडिया में मेडिकल सिस्टम की शायद ज्यादा बेहतरीन होना चाहिए, तब मैं और अच्छे से खेल पाता? या फिर क्या अपने आपको आप कभी चेक करते हो कि मुझे ये स्टेप नहीं लेना चाहिए क्योंकि इंडिया में उतने अच्छे एडिक्वेट मेडिकल सपोर्ट नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है बॉक्सर्स के? तो ये जो मेडिकल का फैक्टर है, इसको आप कैसे देखते हैं बीइंग अ बॉक्सर? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोग फाइट्स देखते हैं, हम लोग एंटरटेन होते हैं, लेकिन आप ऐसे एक हस्ती है जो कि आप अपने लाइफ को रिस्क कर रहे, और तब आप जाके आप लड़े, तो आप इसको कैसे देखते? सर किसी भी चीज को पाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। और मेडिकल की जहाँ तक बात है तो हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा गलत सलत पंच ना लगे, क्योंकि गलत पंच से ही ज्यादातर इंजरी के वो रहते हैं चांसेस, तो तो उन्हीं के बचाव में दिमाग रहता है कि गलत पंच ना लगे हमें। तो ये तो होगी बॉक्सिंग की बातें। अब बोल करते हैं कुछ आपकी डाइट्स के बारे में बातें, तो आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं इस वक्त? और अपना वेट कैटेगरी मेंटेन करने के लिए क्या आप स्पेसिफिक डाइट थ्रू आउट द ईयर फॉलो करती है, या फिर फाइट वीक आने से पहले आप कैंप में खाली डाइट फॉलो करते हैं? नहीं सर अभी तो नेचुरली चल रही है मेरी। मैं प्रो जो खेलता हूँ वो अपने नेचुरल वेट पर खेलता हूँ, तो आपको क्योंकि ज्यादा वेट कट नहीं करना पड़ता है?
हाँ जी सर, क्योंकि इसमें वेट अगर तोड़ दे तो कमजोरी ज्यादा आ जाती है, और वैसे भी ये प्रो में सर हार्ड हिट लगती है तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं नेचुरली वेट खेलता हूँ इसमें। तो जैसे आप अभी अपने नेचुरल वेट क्लास में खेले और आप काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, और हमने देखा है कि बहुत सारे फाइटर्स होते हैं जो अपने नेचुरल वेट क्लास में ही खेलना पसंद करते हैं। वन चैंपियनशिप में आपको अपने नेचुरल वेट क्लास में ही खेलना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रमोशंस होते हैं जो कि वेट कटिंग को बहुत इंडोर्स करती है या फिर वेट गेन। तो क्या आप फ्यूचर में कभी दूसरा वेट क्लास में जाके खेलना ट्राई करेंगे, या फिर आपको लगता है कि आप पूरा लाइफ आपको नेचुरल वेट नहीं क्लास में ही सर, खेलना मैं चाहिए? वैसे एमेच्योर में तो मैं थोड़ा वेट तोड़कर ही खेलता हूँ। सबसे पहले मैं 52 वेट पर खेला था इंटर कॉलेज, जहाँ मेरा सिल्वर आया था, वहां मैंने 8 किलो वेट तोड़ा था। तो उस टाइम थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। फिर अब की बार मैंने 57 वेट पर खेला था, अब की बार मैंने 3 किलो वेट कम किया था। तो जब आप इतने वेट चेंजेस करते, और बहुत लोगों को पता नहीं होता ये चीज के बारे में, वेट चेंज में तो सबको लगता है कि आप डाइट कंट्रोल करते हो, जिम करते हो और वेट चेंज हो जाता है। तो वेट चेंज के साथ साथ क्या क्या मुसीबतें आती है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं तो? सर वेट चेंज करते टाइम सबसे मेन होता है हमारा डाइट, क्योंकि सर डाइट नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी अब बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी हमारी बॉडी में। बॉडी में कमजोरी आएंगी तो ऑब्वियसली बात सर, प्रैक्टिस में भी प्रॉब्लम आएगी, मैच में भी हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो डाइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है ऐसे टाइम पर सर। तो जैसे आप अभी नेचुरल वेट क्लास में खेल रहे, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होता होगा अपना वेट चेंजेस या फिर डाइट को कंट्रोल करने में? और अपना नेचुरल वेट क्लास में खेल, आपको क्या लगता है कि आपका जो नॉकआउट पावर है, ये आपको नेचुरल वेट क्लास में ही उभर के आया है, या फिर आपको लगता है कि आप कोई भी वेट में जाए आप अपना नॉकआउट पावर को रख सकते हैं? सर बात होती सर, जैसे हम वेट बढ़ाकर खेलते हैं तो उसी के हिसाब से फिर हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उस वेट के हिसाब से ही हमारी पावर बनती है। अब हम 1 या 2 किलो वेट तोड़कर नीचे वाली कैटेगरी में खेलते हैं, अगर हम डाइट मेंटेन करते हैं तो हम जितना वेट तोड़कर आए हैं हमारे पास, हमारे अंदर पावर भी उतनी ही रहती है। जैसे हम 59 वेट खेल रहे हैं और 57 वेट पे आएंगे तो हमारे पास पावर 59 वेट वाली मिलेगी, अगर हम डाइट अच्छे से फॉलो करके प्रैक्टिस करते हैं तो। इसमें ये बेनिफिट होता है सर थोड़ा। चलिए, ये तो हो गया डाइट और बॉक्सिंग की बातें। अब करते हैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें। बॉक्सिंग के अलावा आपके लाइफ में इस वक्त और क्या क्या चल रहा है? बॉक्सिंग के अलावा सर जॉब वगैरह देखने हैं, अगर कोई जॉब मिल जाए तो। लास्टली आप अपने यंगस्टर्स को, या फिर दूसरे बहुत सारे इंडिया में बॉक्सर्स है जो बॉक्सिंग करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हैं और ये डिसीजन चेंज कर लेते हैं, जबकि आप एक अपराइजिंग इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सर है, आप क्या कहना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को? डिसीजन चेंज नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ भी करते हैं तो बॉक्सिंग से जुड़े रहना चाहिए, प्रैक्टिस तो करनी चाहिए एटलीस्ट सर। देखो कि हम चाहे दिन में कुछ कर ले 1 या 2 घंटे तो आराम से निकाल सकते हैं बॉक्सिंग के लिए। तो ये तो सर बहाने की बात होती है कि मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे करता हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं होती। हम एटलीस्ट 2 या 3 घंटे तो दिन में निकाल सकते हैं बॉक्सिंग के लिए। तो थैंक यू दीपक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतना सारे इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। और आपका काफी सारे फैंस, काफी सारे वेल विशर्स है अभी, अगर आप उनको कुछ कहना चाहेंगे और अपने नेक्स्ट फाइट्स के बारे में कुछ अपडेट देना चाहेंगे उनके लिए तो? नेक्स्ट फाइट सर अभी तो मेरी पोस्टपोन हो गई है, जालंधर में होने वाली थी, तो उसी को लेकर तैयारी हो रही है सर अभी। और बहुत जल्द हम आपको रिंग में देखना चाहेंगे वापस। तब तक के लिए आप भी अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए, और मैं यही दुआ करूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी फिर से मुलाकात हो जब का आपका ऑफिशियल फाइट डेट अनाउंस हो जाए। So थैंक यू। that's all for today, ladies and gentlemen. It was Deepak Dagar with us. You can check his official Instagram ID, his official social media handles on the bio below. Go follow him and keep watching 10 Count for more updates on Indian boxing. Thank you, everyone. थैंक यू सर।